नमस्कार मित्रों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस4ए में। आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, हमने लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ, व्यवस्थापिका या पार्लियामेंट कहें, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, दो के बारे में डिस्कस कर लिया है। दो के बारे में विस्तार से चर्चा कर लिया है। आज हम सरकार के, एक लोकतांत्रिक सरकार के, लोकतांत्रिक देश में जो सरकार होती है उसके तीसरे महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। और न्यायपालिका के बारे में जब चर्चा करेंगे तो विशेष आज की जो चर्चा होगी वो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में होगी। मित्रों, जब हम न्यायपालिका की चर्चा करते हैं भारत की न्यायपालिका की चर्चा करते हैं तो हमें थोड़ा सा इतिहास को जान लेना जरूरी होता है। और जब हम इतिहास की शुरुआत करते हैं तो प्राचीन काल से हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन काल में जो न्याय व्यवस्था थी, जो न्याय देने की प्रणाली थी, वो राजाओं पर निर्भर थी। राजा लोग न्याय देते थे। कई सारे ऐसे ग्रंथ थे जिनको न्यायशास्त्र के रूप में मान्यता प्राप्त थी। आज के संविधान, आज के कानून की तरह जिनको मान्यता प्राप्त थी, उनके आधार पर फैसले दिए जाते थे। राजा आज के जज की तरह होता था और राजा का निर्णय सर्वमान्य होता था। फिर प्राचीन काल से जब हम आगे बढ़ते हैं, मुगलों का शासन आया। मुगलों से पहले जो तुर्कों का शासन आया, गुलाम वंश का शासन, मुसलमानों का पूरा हम कहें जब शासन आया, तो उस समय जो न्यायिक व्यवस्था थी वो कुरान, हदीस इत्यादि पे बेस्ड थी। और न्याय देने का जो कार्य था, काजी, मौलवी, इन सब पे निर्भर था। मित्रों, ये यात्रा प्राचीन काल से मध्यकाल में होते हुए जब अंग्रेज आए भारत में, प्राचीन काल में राजाओं पे निर्भर थी। जब भारत में हिंदू शासक या राजा हुआ करते थे, मध्यकाल में मुसलमान आए तो काजी और मौलवी पे बेस्ड हो गया। और फिर जब अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, तो उस समय न्यायिक व्यवस्था में एक नया बदलाव आया। और उस बदलाव की शुरुआत हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जिसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, 1935 का जो अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, उसमें एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। जो फेडरल कोर्ट बना, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, वो फेडरल कोर्ट आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा था। बस फर्क इतना था कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके फैसले के खिलाफ और कहीं अपील नहीं की जा सकती है। मतलब सर्वोच्च अपीली न्यायालय, भारत के न्याय की, अगर हम एक कहें कि एक पिरामिड का रूप दे, न्याय एक ट्रायंगल के शेप में देखें तो सबसे ऊपर जो है वो कौन है? उच्चतम न्यायालय। यहां के बाद आप और कहीं अपील नहीं कर सकते। जो फेडरल कोड था 1935 का, उसमें और इसमें बस एक फर्क था कि फेडरल कोड के खिलाफ इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल थी, वहां पे जाकर के अपील किया जा सकता था उसके फैसले के खिलाफ। तो ये यात्रा रही आज के सुप्रीम कोर्ट तक की। उच्चतम न्यायालय जो
आज हमारे सामने है जो न्यायिक व्यवस्था में। आज हम उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जनपद न्यायालय या जिला न्यायालय। मतलब कहने का मतलब इंटीग्रेटेड इकहरी न्यायिक व्यवस्था है पूरे देश में। ऐसा नहीं है अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नियम कानून है, अलग अलग कोर्ट हैं या अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं। पूरे देश में एक जैसी न्यायिक व्यवस्था है, एक जैसी न्यायिक प्रणाली है। अब बात आती है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट को के टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या क्या हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले इसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। इसके जो न्यायाधीश होते हैं, जजेज जो होते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल उनका क्या होता है और किस तरीके से पद से वो हटाए जाते हैं। फिर उस अधिकारिता क्या है, किन किन विषयों पर न्याय देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। आइए सबसे पहले इसका कंपोजिशन कैसे होता है, गठन कैसे। देखिए सुप्रीम कोर्ट के गठन की जब हम चर्चा करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 124 में कहा गया है भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और उच्चतम न्यायालय की जो गठन से संबंधित जो बात है उसकी अधिकारिता कितनी होगी, उसका क्षेत्राधिकार कितना होगा, उसके जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं इत्यादि से संबंधित जो विषय हैं उन पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है, शुरू में जब सुप्रीम कोर्ट बना तो न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। समय समय पे संख्या में आवश्यकता अनुसार वृद्धि होती रही और आज की डेट में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 34 है। 34 में 33 जो है वो न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है। योग्यता की जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले होता है कि वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होने के साथ साथ किसी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 साल तक, कितने दिनों तक, कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो या कम से कम 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक किसी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो। तीसरी योग्यता है, राष्ट्रपति यदि समझता है किसी को कि कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कानून का बहुत जानकार है, विधि विशेषज्ञ है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। जहां तक मुख्य न्यायाधीश की बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अभी जो है वो वरिष्ठता के आधार पे होती है, सीनियरिटी के आधार पे होती है। योग्यता तो हो गई, योग्यता के बाद इनकी नियुक्ति कौन करेगा। जहां तक इनकी नियुक्ति का प्रश्न है,
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा ही इनको शपथ भी दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा ही इनको शपथ भी दिलाई जाती है। आगे इनका कार्यकाल क्या है और इन पद क्या कार्यकाल के पहले भी अपना पद त्याग सकते हैं या पद से हटाए जा सकते हैं? देखिए, कार्यकाल ऐसा कुछ है नहीं फिक्स इनका कि 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे। एक एज लिमिट फिक्स की गई है और एज लिमिट भी अपर एज लिमिट, मतलब अधिकतम कितने साल तक, कितनी उम्र तक ये न्यायाधीश रह सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा है 65 वर्ष तक। कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है। उसके पहले भी अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप करके अपने पद से मुक्त हो सकता है। इसके अलावा साबित कदाचार, असमर्थता इत्यादि के आधार पर संसद के दोनों सदनों से यदि 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव, इनको हटाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो भी इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, अपने पद से हटने के बाद जो भी न्यायाधीश हैं वो भारत देश के अंदर किसी भी न्यायालय में निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, एक अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। ये हुआ इनका कार्यकाल और इनका पद त्याग कैसे होता है, पद से मुक्त कैसे होते हैं। इनका वेतन और भत्ता और पेंशन, ये सब जो है ये किस पे निर्भर कर, ये संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है और भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अब बात आती है कि इसकी अधिकारिता क्या है, किन किन क्षेत्रों में इसकी अधिकारिता है। सबसे पहले इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, किन मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय दे सकता है और किसी कोर्ट में बातें नहीं जाएंगी। देखिए, अगर कोई विवाद ऐसा है जिसमें भारत की सरकार, संघ की सरकार या संघ के बीच, संघ और अन्य राज्यों के बीच, मतलब एक तरफ केंद्र है, एक तरफ राज्य है, एक राज्य है, एक से अधिक राज्य है, मायने नहीं रखता, उनके बीच विवाद हो तो आप सीधे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा 2 राज्य हैं या 2 से अधिक राज्य हैं, आपस में लड़ रहे हैं या उनके बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद है, तो ऐसा विवाद भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अच्छा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केवल वही विषय जाएंगे जिसमें विधि एवं तथ्य का, कानून से संबंधित या तथ्य से संबंधित कोई विषय विवाद का विषय हो। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, इसके बारे में जाना। इसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार, किन किन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। देखिए, हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च अपीलीय अदालत है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई अदालत नहीं जहां पे आके जाके अपील की जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तीनों तरीके के मामले, चाहे वो संवैधानिक मामला हो कोई, चाहे वो दीवानी का मामला हो या कोई फौजदारी का मामला हो। कौन कौन से संवैधानिक मामले, सिविल मामले और क्रिमिनल,
तीनों तरीके के मामलों में अपीली क्षेत्राधिकारिता रखता है सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके बाद आता है परामर्श दात्री अधिकार। मित्रों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, यदि उसके सामने कोई ऐसा विषय आए जिसमें कोई संवैधानिक मामलों से संबंधित विषय हो या विधि का कोई प्रश्न हो, कानून से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो उन विषयों पर राष्ट्रपति को अधिकार है अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के अंतर्गत कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है। हाँ, यह राष्ट्रपति पे निर्भर करता है कि सलाह को माने या ना माने। सलाह वो ले सकता है 143 के अंतर्गत, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर उसके बाद आता है पुनर्विचार संबंधी अधिकार। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो अपने ही दिए गए फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कार्रवाई चालू कर सकता है। मतलब जो फैसला दिया उस फैसले पर फिर से विचार कर सकता है, और विचार ही नहीं करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि फैसले में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, कुछ बदलने की जरूरत है, तो परिवर्तन भी करता है। परिवर्तन भी करता है। 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। मतलब अपने फैसले के खिलाफ या अपने फैसले पर फिर से विचार करने का अधिकार है, और अगर आवश्यक लगता है कोई बदलाव करना है तो उसको बदलाव भी करने का अधिकार है। अभिलेख न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय, रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में मान्यता देता है। अभिलेख न्यायालय की मान्यता देता है आर्टिकल 129। अभिलेख न्यायालय की का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे, वो सारे निर्णय पूरे भारत के अंतर्गत कहीं भी साक्ष्य के रूप में रखे जा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय जो होते हैं उनको एक कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है, एक कानून के रूप में कार्य करते हैं। वो उनके आधार पर फैसले अन्य न्यायालयों में दिए जा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य न्यायालय में क्या, पूरे भारत के अंदर जो भी न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वो एक साक्ष्य के रूप में कार्य करता है, उसके आधार पर फैसला दिया जा सकता है। छठवां जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। जब हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे थे तो आर्टिकल 32 को हमने जब डिस्कस किया था, तो 32 को डिस्कस करते समय हमने बोला था सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरीके की रिट जारी करता है। 5 तरीके की रिट जारी करता है, जिसमें हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या मैंडमस, और क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, इस तरीके के 5 जो रिट हैं वो जारी करता है, और उनके माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आज
का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।